Welcome everyone to the Pharaoh Focus, where we meet guidance with precision and that allows you to grow. In this session for NEET Biology, we will now begin with our Chapter 1, Structural Organization in Animals. और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर और इस चैप्टर की शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं और ये बायोलॉजी में भी एक बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप का चैप्टर हम कंसिडर करते हैं जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। तो देखिए बच्चों, अगर हम नीट के सिलेबस की बात करें, नीट जो है क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछता है और हम इन क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी को जो है बच्चों हम दो डोमेन्स में बांटकर स्टडी करने वाले हैं। एक डोमेन जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं बॉटनी, और दूसरी डोमेन जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं वो है जूलॉजी। और ये जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये जूलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, सो इन द बॉटनी वी स्टडी व्हाट प्लांट्स एंड इन जूलॉजी वी स्टडी एनिमल्स। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स जो चैप्टर है ये जूलॉजी का चैप्टर है जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करने वाले हैं। नाउ जब हम कहते हैं जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं, एनिमल्स में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं? तो एनिमल्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं जूलॉजी के अंदर। हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी के साथ में टेक्सोनॉमी को स्टडी करते हैं, कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। इसके अलावा हम एनिमल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, माने उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बाहर से कैसे दिखाई देते हैं, इंटरनल एनाटॉमी कैसी है उनकी, वो कैसे काम करते हैं, उनके डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो भी उनमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से, तो मतलब उनकी फिजियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं। ठीक, इसी के अलावा हम उनके जेनेटिक्स को स्टडी करते हैं। ठीक, एनिमल की बिहेवियर की स्टडी भी हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। ठीक, इन एडिशन हम यहाँ पर ये भी पढ़ते हैं कि एनिमल्स किस तरीके से इवॉल्व किए हैं, कैसे आज इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी हमें दिखाई पड़ती है। और इसके अलावा हम यहाँ पढ़ते हैं एनिमल्स जो हैं वो इकोसिस्टम के अंदर जहाँ वो रह रहे हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट से कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जैसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ये भी हम जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। सो दीज आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी स्टडी इन जूलॉजी। सिमिलर थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन प्लांट्स एज वेल। हम यहाँ पर जब बॉटनी की बात करेंगे हम पहले तो जानते हैं सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग सेल्स के अलग अलग ऑर्गेनल्स के फंक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डालने वाले हैं। फिर यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं प्लांट्स की डाइवर्सिटी क्या है, प्लांट्स को कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, तो प्लांट टेक्सोनॉमी भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर प्लांट की भी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने वाले हैं कि प्लांट दिखते कैसे हैं, प्लांट काम कैसे करते हैं, उनकी इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, ये स्ट्रक्चर्स कैसे उसकी बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करते हैं, तो ये सब हम उसकी फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा प्लांट के भी जेनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो प्लांट जेनेटिक्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम यहाँ पर प्लांट का इवोल्यूशन और इकोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बॉटनी में भी पढ़ी जाती हैं। फिलहाल हम जूलॉजी की तरफ डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो हमारे सामने पहला सवाल जो हमारी जूलॉजी में उठकर आता है वो है कि हम चूँकि जूलॉजी में एनिमल्स को पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, तो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड एज एनिमल्स। सबसे बड़ा सवाल है कैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग एनिमल्स कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, ये बड़ा क्वेश्चन है। जैसे अगर आपके दिमाग में आता है कि सर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल कंसिडर करेंगे जो कि एनिमल सेल कैरी करते हैं या मूव करते हैं, तो ये बड़ा ही लेम डेफिनेशन होता है। काफ़ी सारी ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो कि आपकी इन बेसिक डेफिनेशंस के हिसाब से, बेसिक कैटेगरीज जो चूज़ करते हैं उसके हिसाब से एनिमल्स को डिफाइन करना इम्पॉसिबल सा टास्क हो जाता है। इसीलिए हम कुछ बेसिक क्राइटेरिया सेट करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म दैट वी
are studying can be considered as an animal. Any organism can be considered as an animal if, अगर हम कहते हैं कि वो एनिमल कैसा, वो ऑर्गेनिज्म कैसा है, इफ इट इज मल्टी सेल्यूलर, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, उसमें एक से ज्यादा सेल होना जरूरी है, तब आप उसे एनिमल बोल सकते हो. बट अगेन क्वेश्चन है, मल्टी सेलुलरिटी प्लांट्स में भी मिलती, काफ़ी सारी फंगस में भी मिलती है. सो मल्टी सेलुलरिटी कैन जस्ट नॉट बी ए फीचर. इट इज मल्टी सेलुलर विथ यूकैरियोटिक सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें यूकैरियोटिक सेल्स हो. बट अगेन फंगस और प्लांट्स इसमें आ जाते हैं. विदाउट सेल वॉल आप कह सकते हो. जब इनमें सेल वॉल नहीं होगी तो वो फंगस भी नहीं होते हैं और वो प्लांट्स भी नहीं होते. तो एक तो ये फीचर हो गया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर हो, यूकैरियोटिक सेल्स उसमें हो, मतलब उनके सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो और उनमें सेल वॉल ना हो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को आप क्या कह देते हो, एनिमल कह देते हो. इन एडिशन वो ऑर्गेनिजम्स क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी हेटेरोट्रोफिक. आप किसी भी एनिमल को ऐसा नहीं देखोगे जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर रहा हो. दे आर ऑलवेज डिपेंडेड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, याद रखिए. दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो वो जो है, याद रखिए बच्चों, होलोजोइक भी होते हैं. होलोजोइक का मतलब होता है वो अपना खाना खुद इंजेस्ट करेंगे अपनी बॉडी के अंदर और फिर उसे डाइजेस्ट करेंगे. तो इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. जैसे इंसान को देखिए, वो खाना माउथ के थ्रू इंजेस्ट करता है, उसके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर उसे डाइजेस्ट किया जाता है. इस तरीके के इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं. ठीक, तो एनी ऑर्गेनिज्म विच इज मल्टीसेलुलर, हैव सेल्स विच आर यूकैरियोटिक, लैकिंग सेल वॉल, आर हेटेरोट्रोफिक एंड होलोजोइक, कैन बी कंसिडर्ड एज एनिमल्स. तो अब ये कैरेक्टर दिखाने वाले हैं ऑर्गेनिज्म को आप एनिमल बोलोगे. नाउ यू नो जूलॉजी में हम कैसे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने वाले हैं. नाउ अब हम आते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जो कि बेसिक सा हेडिंग हमने जो रीडअप किया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, उसकी तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ क्राइटेरिया जो आपको समझना चाहिए उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस अज्यूम, एक बेसिक सा केस लेकर के चलते हैं. लेट अस अज्यूम ये एक स्पर्म सेल है जो आप यूजुअली मेल गैमेट के तौर पर देखते हो. ठीक, मेल्स के लिए ऐसा साइन हम यूज़ करते हैं. सो लेट अस से दिस इज अ स्पर्म सेल, मेल गैमेट. और यहाँ दूसरी तरफ हम लेट अस से बना लेते हैं, दिस इज एन ओवा, या ओवम हम इसे कह देते हैं. दिस यू कॉल इट एज फॉर फीमेल गैमेट. फीमेल्स के लिए ऐसा साइन हम यूज़ करने वाले हैं. सो लेट अस से दिस इज अ स्पर्म एंड ओवम. अब हम कहते हैं कि एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर. लेट अस से कि मल्टी सेलुलर बनेगा कैसे. तो आपने पढ़ा होगा कि सर स्पर्म और ओवा जो है, 10th क्लास का नॉलेज है दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये आपस में फ्यूज़ होते हैं जिसे आप कहते हो फर्टिलाइजेशन. उसके नतीजे में बनता है क्या बच्चों, आप लोग कह देते हो बनता है एक जाइगोट. लेट अस से ये बन चुका है एक जाइगोट. ठीक, फिर आप कहते हो कि ये जाइगोट जो है इसमें होता है क्या, सेल डिवीजन. क्या होता है इसमें, सेल डिवीजन होता चला जाता है. नतीजे में ये किसने बदल जाता है, ये एक मल्टी सेलुलर एंटिटी के अंदर बदल जाता है. कुछ इस तरीके की वो एंटिटी आपको दिखाई पड़ेगी. ऐसा कुछ वो स्ट्रक्चर बन जाएगा. दिस इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर. ठीक, ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है. अब मेरा सवाल ये है, क्या इसी मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को हम एनिमल बोलेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. क्या ये जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर आपने अभी बनाया, क्या यही एनिमल है आपका, कि स्पर्म और ओवा के बीच में फ्यूजन हुआ जिससे जाइगोट बना, उसमें सेल डिवीजन हुआ जिससे मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया? क्या इसे हम एनिमल बोल सकते हैं? और क्या ये एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो है क्या फंक्शनल हो पाएगा? ये बेसिक सवाल हमारे सामने आते हैं. इसको जब हम समझने की कोशिश करते हैं, एक और चीज़ को हम जानते हैं. ऑर्गेनिजम्स जितने भी दुनिया में मिलते हैं, हम उनकी अगर बात करें तो हमने एक जनरल सी चीज़ पढ़ रखी है, कैन बी
कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल, वो हो सकता है कि एक सिंगल सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म हो, या वो हो सकता है कैन बी कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल सेल्स। अब अगर एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को कह देते हो क्या, यू कॉल सच ऑर्गेनिज्म एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हो आप ऐसे ऑर्गेनिज्म को? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हो। सिमिलरली अगर वो मोर देन वन सेल्स का बना हुआ है तो आप उसे कहते हो कि वो क्या है, एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों की बातचीत में क्यों कर रहा हूँ। अगर मैं एक सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो इसमें आप क्या कह सकते हो, आई कैन ईजिली से कि जितने भी फंक्शंस इसको परफॉर्म करने हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वो सारे के सारे फंक्शंस जो है ये एक सिंगल सेल परफॉर्म करने वाला है। ठीक, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल। ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म बाय व्हाट बच्चों, ऑल बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड बाय दिस सिंगल सेल ओनली। और ये हम जानते भी हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो बिल्कुल एक सिंगल सेल ये सारे काम कर सकता है। बट व्हाट अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। व्हाट आर दोज क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे सामने क्रिएट होता है वो ये है, डू ईच इंडिविजुअल सेल इन दिस मल्टी सेलुलर परफॉर्म इट्स इंडिविजुअल फंक्शंस? डू ईच इंडिविजुअल सेल in this multicellular structure या in this multicellular organism survives independently? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या ये अकेला अपने आप में सरवाइव कर रहा है, किसी और के ऊपर इसका कोई डिपेंडेंस नहीं है? एक सेल अपना अलग काम कर रहा है, दूसरा सेल अपना अलग काम कर रहा है, ऐसा कुछ होता है कि जैसे मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ, लेट अस से ये एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, और वैसे लेट से दिस इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। मैं अगर बोलूँ कि इसमें हर एक सेल अपना इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म करता है तो क्या सर्वाइवल संभव है? सो आई विल से कि इफ ईच सेल शोड इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो आप काम इफिशिएंटली नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इफ आई से बिकम्स इनएफिशिएंट, दिस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर विल बिकम व्हाट, इनएफिशिएंट। ये कोई काम का नहीं रह जाएगा इफ ईच सेल सर्वाइव्ड इंडिपेंडेंटली। हर एक सेल अगर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करता है तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर क्या रह जाएगा, इनएफिशिएंट। क्यों? क्योंकि हर एक सेल अपना अपना काम कर रहा है तो एनर्जी एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे उस पूरे स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए। ठीक, और तो और सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं तो फंक्शंस भी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करने लगेंगे, तो ये एक सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव ही नहीं कर पाएगा। सो in this case, to resolve this problem, this structure needs organization. To resolve it, this structure will need what? Organization. इस स्ट्रक्चर को किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों? ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये ऑर्गेनाइज हो पाएगा तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप ग्रुप्स के अंदर सेल्स को डिवाइड कर सकते हो। पर्टिकुलर ग्रुप पर्टिकुलर फंक्शन करेगा, फिर ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन करने वाले सिमिलर टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने वाले ग्रुप्स ऑफ सेल्स को इकट्ठा करके आप एक और लार्जर ग्रुप रेडी कर सकते हो। उससे फिर एक पर्टिकुलर फंक्शन कराओ, ऐसे ही दूसरे ग्रुप से पर्टिकुलर फंक्शन कराओ। यू आर बेसिकली डिवाइडिंग द वर्क व्हेन यू गेट ऑर्गेनाइज्ड। और वर्क डिवाइड कर लेने से काम ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और ज़्यादा एनर्जी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो हम जब ऐसे मल्टी सेलुलर एंटिटीज़ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। एंड ऑर्गेनाइजेशन अलाउज फॉर व्हाट, अलाउज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क और आई कैन से डिवीजन ऑफ लेबर। और जब डिवीजन ऑफ लेबर हो सकेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है सस्टेन करेगा ज़्यादा एफिशिएंटली, लाइफ प्रोसेसेस जो हैं
can be performed more efficiently, ठीक है, और ऐसी केस में ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर हो पाएगा ना। एक और सवाल मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाई डज एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, सो द बेसिक आंसर वुड बी व्हाट, जस्ट टू फीड एंड ब्रीड। हर ऑर्गेनिज्म, मे इट बी अ बैक्टीरिया, मे इट बी ब्लू व्हेल, ह्यूमन बीइंग, एनी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन दिस अर्थ, बेसिकली दो ही फंक्शन करने के लिए अर्थ पर है, जस्ट टू फीड एंड ब्रीड। फीड इसीलिए करना है सो दैट इट बिकम्स रिप्रोडक्टिवली मैच्योर। Ultimately, when it becomes reproductively mature, it will reproduce to leave its progeny on earth. अपने ऑफस्प्रिंग्स अर्थ के ऊपर वो लीव करके जाएगा ताकि उसकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी अर्थ पर बनी रहे। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिक इन्फो जो हमने गैदर की, व्हाट वाज दैट इन्फो, लेट्स रिवाइज दीज थिंग्स क्विकली। व्हाट डिड वी स्टडी, हम चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, एंड वी बिगिन एज बायोलॉजी। क्या है बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लाइफ थी। स्टडी ऑफ लाइफ में हम यहाँ पर क्लास 11th 12th के हिसाब से सबसे बेसिक दो ब्रांचेस के अंदर बायोलॉजी को डिवाइड कर रहे हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, जूलॉजी में एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नाउ व्हेन वी से वी आर स्टडीइंग एनिमल्स, तो एनिमल्स कौन होते हैं? ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स कैन बी कंसिडर्ड एज एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, जिनके सेल्स में सेल वॉल नहीं है, और हेटेरोट्रॉफिक और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो दिखाते हो। फिर हमने कहा चूंकि एनिमल्स मल्टी सेलुलर है, बनते कैसे हैं मल्टी सेलुलर? स्पर्म्स और ओवा फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा, उसमें सेल डिवीजन होगा, मल्टी सेलुलरिटी आएगी। अब दुनिया भर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों फॉर्म्स हैं। एक सेल का बना है यूनिसेलुलर, सारे काम वो अकेला सेल कर लेगा। जब मल्टी सेलुलरिटी आती है क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्या हर एक सेल अपना फंक्शन इंडिविजुअली परफॉर्म करेगा? और अगर ऐसा करने लग गए तो ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एक सिंगल एंटिटी की तरह सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे फंक्शंस ओवरलैप होंगे, एनर्जी का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन नहीं होगा, ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होगा, तो ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगी। ऐसे केस को रिजॉल्व करने के लिए क्या हुआ, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व करता है। ऑर्गेनाइजेशन से काम बराबर बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, और जब डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है बिटवीन सेल्स इन अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, मे इट बी रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, सर्कुलेशन, ऑल कुड बी परफॉर्म्ड वेरी इफिशिएंटली, दैट अलाउज फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स टू फीड एंड ब्रीड। और अब हम इसे एनिमल से रिलेट करें, एनिमल बीइंग मल्टी सेलुलर विल शो ऑर्गेनाइजेशन, will show division of labor for performing different life processes efficiently. So this was all about today's lecture. In the next lecture, we will be discussing किस तरीके से एनिमल्स के अंदर डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और कैसे उनमें डिवीजन ऑफ लेबर आपको देखने को मिलता है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लेक्चर. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर examinations that you will be appearing for. Thank you very much once again.